मेरा नाम मनोज महाजन। अ, मैं 2019 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और ना वो उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। 2019 बैच IAS ऑफिसर मैं। मेरा वैसे होम तो है महाराष्ट्र से और अ, मैं प्रॉपर ऐसे रूरल बैकग्राउंड से, तो मेरा एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज का टॉपिक है हमारा एक सक्सेस स्टोरी कि सक्सेस यानी कि क्या होता है। और एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों की अलग अलग होती है, लेकिन एक्चुअली सक्सेस क्या है और ये सक्सेस आप यूपीएससी के एग्जाम में कैसे मिलाओगे और क्या क्या हर्डल्स होते हैं। क्या आप इस स्टोरी से, मैं एक मानता हूँ कि मोटिवेशन है हमारे अंदर से आती है और जो इंस्पिरेशन होती है वो दूसरों से हमें मिलती है। तो मेरा स्टोरी का आशय यही है कि आप इंस्पायर हो, आप भी मोटिवेट हो और आप जान पाए कि कोई बैकग्राउंड, कोई लैंग्वेज या कोई अलग टाइप का आपके मन में जो एक निगेटिव एटीट्यूड रहता है कि हम बैकग्राउंड हमारा रूरल है, हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है, या हमारा जो एजुकेशन है वो अच्छे स्कूल में नहीं हुआ है, तो भी आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन जो सेकंड स्टैंडर्ड तक था, द्वितीय श्रेणी तक का एजुकेशन एक आश्रम स्कूल में हुआ था। और वो आश्रम स्कूल में गालन बुद्रुक करके एक गांव है, पाचोरा तहसील, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो वो आश्रम स्कूल में जो एजुकेशन था, तो उस टाइम के मुझे दिन याद आते हैं कि हम क्या करते थे कि लेक्चर खत्म होने के बाद हम एक करते थे कि गोबर वगैरह इकट्ठा करते थे सब स्कूल के बच्चे, और वो जाके गोबर वगैरह ठीक से फर्श पे लगाते थे, वॉल पे लगाते थे। तो ये हमारा डेली रूटीन रहता था। ऐसी जगह से एजुकेशन हुआ। उसके बाद में थर्ड जो तृतीय श्रेणी है वो मेरा एक टाउन में हुआ। तो वहाँ पे मैं एडमिशन लेने गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेडमास्टर ने ये पूछा कि कहाँ से हो। तो मैंने बोला इस स्कूल से आए हैं, और मेरे साथ पिताजी भी थे। तो हेडमास्टर ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप गांव से हो। हमारे यहाँ पे टाउन में जो उनके स्कूल में जो 70 बच्चे, वो सब इससे होशियार हो गए, तो इसलिए इनको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो हमें एडमिशन मना कर दिया था थर्ड स्टैंडर्ड में। लेकिन कोई अच्छा इंसान मिल गया, उन्होंने एडमिशन करवा दिया उस स्कूल में। और मेरा जो एजुकेशन है 10th स्टैंडर्ड तक वो मराठी मीडियम में हुआ है, वर्नाकुलर मीडियम में पूरा एजुकेशन हुआ है। कोई इंग्लिश या सेमी इंग्लिश कुछ नहीं था। तो उसके बाद दो 10वीं में मुझे ऐसे स्कूल में जब एडमिशन मना किया था, तो मेरे पिताजी ने चैलेंज किया था उन्हें डायरेक्टली कि अगर मेरे बच्चे को 100 में से मैथ की जो एग्ज़ाम रहेगी, आप कोई सी भी एग्ज़ाम ले लीजिए मैथ की थर्ड स्टैंडर्ड की, अगर उसमें उसे 95 से भी कम आ गया तो इसे एडमिशन मत देना, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन वो हेडमास्टर राजी नहीं था। और हुआ ऐसे कि 10th स्टैंडर्ड में मुझे 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स मिले, और मैं मेरे पूरे तहसील में फर्स्ट बच्चा था कि जिसे पूरे 150 आउट ऑफ 150 मैथ्स 10th स्टैंडर्ड में मैथ में मिले। तो बहुत बार ये बोलते हैं कि सर आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था। एक्चुअली टर्निंग पॉइंट होते हैं बहुत सारे, लेकिन जो सक्सेस का जर्नी चालू होता है या यूपीएससी का प्रिपरेशन है, यूपीएससी का ड्रीम है, एक कंटिन्यूस जर्नी होता है। तो सबसे पहले मुझे याद आता है कि बचपन में जब मैं ये जो गांव में मैं पढ़ता था वहाँ से मेरे नेटिव प्लेस जाता था, तो बीच में ये लगता था एक कलेक्टरेट ऑफिस लगता था जलगांव का। और वहाँ पे कलेक्टर आते जाते रहते, बहुत बड़ा फ्लैग लहराता रहता इंडिया का। तो ऐसे बचपन में पूछा करता था पिताजी से आ, कि क्यों इतना बड़ा ये लोगों का इतना बड़ा लवाजमा होता है, कि इतने सारे ऑफिसर इनके पीछे क्यों घूमते हैं, ये फ्लैग क्यों यहाँ पे रह रहता है। तो पिताजी ऐसे ही बोलते थे कि वो कलेक्टर है। तब तो पता नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछता था कलेक्टर क्या होता है। तो पिताजी ऐसे ही मुस्कुरा के बोलते थे एक बार तुम खुद होके देखना, तब पता चलेगा कलेक्टर क्या होता है। तब तो कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे यहाँ पे एक टीचर थे जसले सर करके, वो हमेशा बोलते थे, वो ऐसे ही हमारे यहाँ पे आधे नाम से बोलते, तो वो वही बोलते थे, मने होशील तर कलेक्टर, नहीं तो भैंस चराना। तो होना है तो कलेक्टर होना, नहीं तो भैंस चराना। हमारे पास भैंसे है, वो चराते बैठे। तो सर ऐसे ही बोलते थे। लेकिन कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि इनके बोलने से हम इंस्पायर हो जाएंगे और इतने आगे बढ़ जाएंगे। तो यही सिलसिला चलता रहा।
बहुत सारे टीचर थे, वो बोलते रहते थे बचपन में कि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे सेल्फ से है और वही कंपटीशन तुम्हें आगे रखना है। तब इतना ये शब्दों का कोई ऐसे मायने नहीं रखता था कि ओके कि ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। जब 11th-12th में मैं अच्छा मार्क्स हासिल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ने आया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता था, जब भी मैं क्लास में एंट्री करता था बहुत बार ट्रेन लेट होता था या अप डाउन वगैरह करते रहते थे हम ट्रेन से, तो ट्रेन लेट होता था तो बहुत बार क्लास में लेट हो गए तो बहुत सारे बच्चे हंसते रहते थे। किसी को नोटबुक मांगा तो वो बोलते रहते थे कि ये तो विलेज से आता है, तो इसका कोई ये नहीं कि ये नोटबुक देगा या रिटर्न देगा या नहीं देगा, तो बहुत बार हंसते थे। लेकिन एट दैट टाइम वंस माय टीचर वाज देयर, द मैथमेटिक्स टीचर Gadya sir, he used to tell us कि first they will laugh at us, then they will try to hurt your sentiment, and later on they will accept you, and later on वही आपका जय जयकार करेंगे। तो वैसे ही हुआ, 12th में भी मैं डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आया, और डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आने के बाद एडमिशन हुआ COP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो हमारे महाराष्ट्र से सबसे बढ़िया कॉलेज कहा जाता है आफ्टर IIT एंड NIT। तो इससे कॉलेज में एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद तब पता चला कि कॉलेज में बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में बहुत सारे अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। तब एक्चुअली पता चला कि UPSC क्या होता है, एक्चुअली UPSC को क्या करना पड़ेगा, और ये UPSC में हमको ऑफिसर क्यों बनना है, व्हाट इज देयर एग्जैक्टली। तब सब ये पता चला। और कॉलेज में UPSC क्लब करके हमारा एक क्लब भी था, तो उस क्लब में बहुत सारा डिस्कशन होते रहता था कि एक्चुअली क्यों करना है, और कुछ कुछ जो हमारे ऑफिसर्स है वो भी आया करते थे, तो वी गेट टू नो कि व्हाट इज देयर एग्जैक्टली, कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी विल गेट टू डू आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, वो सब हमें मिल रहा था। तो गाइडेंस भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन होता है ना कि कभी कभी बहुत सारी बार ये होता है कि हमें लगता है कि हमारा बैकग्राउंड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन सेकंड होता है बैकग्राउंड के बाद लैंग्वेज मीडियम बहुत इशू करता है। और थर्ड होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एवरीबडी हैज हिज और हर ओन प्रॉब्लम, कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को सोशल प्रॉब्लम है, किसी का अलग ही प्रॉब्लम है लाइफ में। तो मेरे लाइफ में था इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कि पिताजी तो टीचर थे और एक छोटा भाई भी था और बड़ी बहन भी, तो तीनों का अच्छा एजुकेशन करवाना है तो मनी तो लगेगा ही। तो बहुत बार ये हुआ कि कभी माँ ने गहने बेच दिए, कभी एजुकेशन लोन करके एजुकेशन चल रहा था। तो वही हुआ कि इंजीनियरिंग के डेज में जो एजुकेशन चल रहा था वो एजुकेशन लोन के ऊपर चल रहा था। तब लास्ट ईयर में जब बहुत अच्छी प्लेसमेंट आ रही थी, एक कंपनी में प्लेस भी हो गए थे, तब घर पे बोला कि ओके मुझे UPSC करना है, अभी जो ड्रीम बचपन से आप बोलते आ रहे वो मुझे अभी करना है, मुझे परस्यू करना है। तो एट दैट टाइम देयर वाज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि एजुकेशन लोन तो लेके रखा है, वो तो EMI अभी चालू हो जाएगा कॉलेज ख़त्म होने के बाद, और जो UPSC में पढ़ना है उसके लिए भी बहुत खर्चा होगा। तो इसलिए डिसाइड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि रहेंगे तो पुणे में ही रहेंगे, पुणे में ही कॉलेज था वहीं पे रहेंगे। दिल्ली में सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन है, इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो ऐसे करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो अभी से रियल स्टोरी चालू होती है कि व्हाट इज स्ट्रगल एंड व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। ये स्टोरी चालू होती है। 2015 की एग्ज़ाम दी कॉलेज की, मई में एग्ज़ाम हुई लास्ट, और अगस्त में था UPSC का प्रीलिम्स में क्या हुआ कि पढ़ाई तो अच्छे से हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वगैरह वो प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से ये हो गया कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम प्रेशर बियर नहीं कर पाए। तो उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे आउट ऑफ दैट आई कुड सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, और पूरा जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन या पूरा जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वो पूरा चला गया, और वहाँ पे ब्लैंक हो गया कम्प्लीटली। और जो पेपर में रिजल्ट था कुछ मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया। तो एट दैट टाइम आई लर्न 3 थिंग्स अबाउट द UPSC की। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is not an exam like in a college, university, 10th board or 12th board exam or engineering or any other professional exam. It is very different exam. Then second important thing, this is the exam not to check your knowledge, it is an exam to check the utilization of knowledge. आपके पास जो ज्ञान है
या ज्ञान है उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो चेक करने वाली एग्जाम है। और थर्ड थिंग कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, कौन से ग्रुप में रहना है। ये तीन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और तब से जो चालू हुआ प्रिपरेशन। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कंपनी ज्वाइन कर ले ऐसे मम्मी बोलती थी, लेकिन पिताजी तब बोल रहे थे और एक अटेम्प्ट ले और देखते हैं, आई नो कि तुम कर सकते हो। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल्योर आया तो इट वाज लाइक अ फर्स्ट फेल्योर इन माय लाइफ, कि मेजर ऐसे फेल्योर आया था। तब तब मुझे याद आता है कि पिताजी मुझसे एक बात बोले थे कि आई नो कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो गए ये मुझे अच्छे से पता है, यूपीएससी को बाद में पता चलेगा। और हुआ वैसे ही। जब सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ग्रुप स्टडी हम कर रहे थे, क्या पढ़ना है, कितने अच्छे से पढ़ना है, वो सब मतलब अच्छे से बुक लिस्ट करके रखा, क्या नहीं पढ़ना वो भी तय करके रखा, और पूरा एनालिसिस करके एग्ज़ाम का कि कैसे पूरा कि एग्ज़ाम में क्या एक्सपेक्टेड है, हमारा सिलेबस कैसे और क्या कर सकते हैं। तो ये सब हमने अच्छे से एनालिटिकल स्टडी करके रखा। और उसका बेनिफिट यही हुआ कि 2016 में मेरा जो प्रीलिम्स जो कट ऑफ था, कट ऑफ मार्क्स के एग्जैक्ट मुझे मार्क मिले और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन तब से चालू हुआ टू स्ट्रगल, कि क्या होता है स्ट्रगल। तो तब क्या हुआ कि अभी टेस्ट सीरीज लगाना है, दिल्ली शिफ्ट होना है, तो तब आ जाता है इकोनॉमिक्स इशू। तब मेरा छोटा भाई है, उसका भी एक ड्रीम था कि वो आईएएस बने, तो उसने एक किया कि नहीं भाई तुम पढ़ो। उसने कंपनी ज्वाइन किया 7-8 महीने के लिए, बोला कि मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ। वो बैंगलोर में कंपनी ज्वाइन किया और बोल रहा था तुम जब तक सिलेक्ट नहीं होते तब तक मैं कंपनी में रहूँगा, और तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाऊँगा तब उसके बाद मैं मेरा ड्रीम परस्यू करूँगा। तो उसने भी उसका ड्रीम छोड़ दिया। मतलब इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल ऑफ मी, कि मेरे अकेले का स्ट्रगल नहीं, ये पूरे फैमिली का स्ट्रगल होता है। तो ऐसे करते करते मेंस दिया। और मेंस में क्या हुआ, जब मेंस दे रहे थे फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे थे, और जो मेंस देते समय ऐसे हुआ कि कुछ फीवर आ गया एक टाइम। तो ऐसे स्ट्रगल चालू ही थे। लेकिन 2016 में इंटरव्यू दिया और फाइनली सिलेक्शन हो गया, 903 रैंक आया। एट दैट टाइम माय ब्रदर लेफ्ट जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया और वो भी उसका ड्रीम परस्यू करने लगा। देन 2007 903 तो रैंक आ गया, तब आरपीएफ में असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। लेकिन आईएएस होना अल्टीमेटली ड्रीम था, तो उसके लिए फिर से प्रिपरेशन चालू किया। और तब भाई ने भी जॉब छोड़ दिया था, पिताजी के पास तो इतना पैसा नहीं कि वो प्रोवाइड कर सके। तो हमने चालू किया, जो अलग अलग क्लासेस है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फ्री में जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, कॉलेज के एस्पिरेंट वगैरह, उनको गाइडेंस देना चालू कर दिया। और ऐसे ही करते हुए 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन लास्ट इंटरव्यू तक गए, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2018 में तो सर्विस ज्वाइन ही करना था, तो आरपीएफ का ट्रेनिंग हमारा चालू हुआ। मेरा प्रीलिम्स दिया था, मेंस भी हो चुका था, लेकिन इंटरव्यू बाकी था। और जो आरपीएफ का ट्रेनिंग है वो एट द इक्वलेंट टू आईपीएस ट्रेनिंग होता है। और उस ट्रेनिंग में यही होता था, सुबह 5 AM से चालू होता था और शाम के 5 PM तक मोस्टली चलते रहता था। ऐसे में प्रिपरेशन करके इंटरव्यू दिया। तो इस 2018 अटेम्प्ट का बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस है। 2018 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स देने गया तब कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था और बहुत बारिश चल रही थी, कैसे तैसे तो प्रीलिम्स पास हो गए। मेंस देने गए तो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था, उसके एक दिन पहले 101 डिग्री फीवर आ गया, फ़ारेनहाइट फीवर आ गया। तो करे क्या, तो मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल दे रहे थे, तो टैबलेट लेके कैसे तो ये फर्स्ट पेपर अच्छे से लिखा। और सेकंड पेपर में तो ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही, टैबलेट की वो जो असरदार टैबलेट थी उसका लग रहा था नींद आ रही है। ऐसे तैसे करके बहुत मेहनत से वो पेपर कंप्लीट किया, कैसे किया क्या पता नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं ठीक से याद आता है। लेकिन पेपर कंप्लीट करना था, इतना ही टारगेट था, जितना 250 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं, बहुत हेवी ट्रेनिंग रहता था। तो इंटरव्यू आया मेरा 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को इंटरव्यू आया, तो बहुत सारे जो मेरे कलीग्स थे वो वही बोलते थे कि अभी 14 फरवरी को जाके यूपीएससी को प्रपोज करके आना और बोलना हनीमून लबासना में होना चाहिए। कुछ प्रिपरेशन का टाइम नहीं था, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू पहले से ही 3-4 बार इंटरव्यू दिया था, तो पता था कि एक्चुअली क्या आता है और क्या नहीं।
और जो सर्विस के बारे में था वो अच्छे से पता था कि एक्चुअली आरपीएफ का काम क्या होता है, पुलिस से अलग कैसे होता है, जीआरपी से अलग कैसे होता है। ये सब पता होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंटरव्यू दिया और जब रिजल्ट आया तब मेरा रूममेट था शहनशाह केस, वो अभी इस साल आईएएस हो रहा है। तो उसने वो केरला से था, उसे हिंदी इतने अच्छे से नहीं आती, तो हम एक ही गाना बजाते रहते थे, अपना टाइम आएगा, क्योंकि उसे वो थोड़ा बहुत समझ में आता था। ऐसे ही गाना बजा रहते, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। और यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, तब आया 125th रैंक। फर्स्ट में शॉक हो गया कि मेरा नाम आ गया लिस्ट में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो बोला, मैं 3 बार बोलने के बाद, कि ब्रो आई गॉट 125th रैंक, तो वो बोला आईएएस हो गए। तब मैंने जो कॉल किया घर पे, तो देखा कि सब, मतलब मैं तो शौक था और घर वाले पूरा रो रहे, क्या नहीं क्या हो गया, क्या नहीं कैसे हो गया, मतलब ये इट वॉज लाइक कि जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आनंद हो गया, वैसे हुआ। तो एक्चुअली मेरे स्टोरी में मैं ज़्यादा मोटिवेशनल पे ज़्यादा नहीं फोकस करूँगा। मुझे आपको बोलना है कि ये मेरा स्टोरी था ऐसा, लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे लोगों का अलग अलग किरदार है और वो कैसे इम्पोर्टेंट है, और इस स्टोरी से, मतलब इस स्ट्रगल से मैं क्या लर्न किया वो ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। फर्स्ट थिंग है कि आपका बैकग्राउंड कभी आपके ये नहीं होगा कि आपके सक्सेस के बीच में नहीं आएगा। बैकग्राउंड मैंने कि क्या, आप रूरल बैकग्राउंड से हो, आप कौन सी कम्युनिटी से हो, आप कौन सी कास्ट से हो, आपका फैमिली रिच है या आपका फैमिली लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है या पुअर है, वो कोई नहीं रहेगा आपके बीच में और आपके सक्सेस में, जब तक आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। तो यू हैव टू फोकस ओनली 2-3 things while pursuing your dream. First is sincerity. We used to say that always a sincere, not a serious. Serious नहीं होना है आपको, सिंसियर रहना है कि मेरा आज का टारगेट है और मेरा कंटिन्यूसली ये चलते रहेगा। देन सेकंड थिंग इज डेडिकेटेड। यू शुड बी डेडिकेटेड। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए कि टारगेट है, मुझे करना है, मैं कैसे करूँगा, कैसे टाइम टेबल करूँगा, मेरा जॉब है, मेरा ये चल रहा है, मेरे फैमिली में इश्यू चल रहा है, मेंटली ठीक नहीं है, कुछ तो भी हो गया, लेकिन आपका जो डेडिकेशन है वो आपका 100% है। और थर्ड थिंग, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी यानी कि क्या होता है, बहुत लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनका स्टडी करते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हु गेट सिलेक्टेड एंड हु आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड? उसमें एक ही डिफरेंस है कि स्मार्ट वर्क आपका रहता है और थोड़ा बहुत लक रहता है। स्मार्ट वर्क यानी कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जाम फ्रॉम यू, एंड कि इन फ्यूचर आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम व्हाट यू आर गेटिंग, मीन्स विच पोस्ट यू आर गेटिंग, एंड वहाँ पे सिचुएशन कैसे हो गए, वहाँ पे अलग अलग स्टाइल के प्रॉब्लम्स कैसे हो गए, उसको बिल्टअप करना है। वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस एक बिल्टअप करने के लिए एग्जामिनेशन होती है। तो आपको स्मार्ट वर्क उसी हिसाब से करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स पढ़ते हुए समय हम ये करते हैं कि बहुत नीचे देख के पूरा अभ्यास, पूरा स्टडी करते रहते हैं। तो हमारे मराठी में हम बोलते हैं की कधी पण अभ्यास करावा तो डोळे उघडून करा। मीन्स क्या, हमारे आंखें खुली रख के हमने पूरा स्टडी करना चाहिए। जो जो न्यूज़पेपर में हो रहा है या जो हमारे करंट अफेयर्स है या कोई इंटरनेशनल इशू है, तो वो हमारे सिलेबस से कैसे रिलेट होता है, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। तो उस पर आपने फोकस करना चाहिए और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दिखाना चाहिए कि कैसे आप थिंग्स को लिंक करते हैं। अगर पीएम यहाँ पे गए तो उसका इश्यू क्या है, तो वो हमारे सिलेबस से कैसे लिंक करेगा, आईआर में किस टाइप का आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में किस टाइप का आएगा। ये आपका होता है स्मार्ट स्टडी, वो लिंकेज आपको जमना चाहिए। और सेकंड थिंग, ये तो हो गया बैकग्राउंड। देन आता है कि हमारा मीडियम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दूँ या हिंदी में दूँ या वर्नाकुलर मीडियम में। इट्स अप टू यू। इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी का इतना ही कंफर्ट, इतना ही यूपीएससी देखते हैं कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन एनी द मीडियम गिवन बाय द यूपीएससी। हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है और इंग्लिश में आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन है। कोई एकदम फ्लोरी या लिटरेचर वाला या डॉक्टर शशि थरूर जैसा कोई इंग्लिश नहीं चाहिए उन्हें, और हिंदी भी बहुत अच्छा वाला हिंदी भी नहीं चाहिए उन्हें। सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है कि आप एक्सप्रेस कर सके और सामने वाले को समझ सके कि इन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं है। तो आपका इंग्लिश सिंपल होना चाहिए, सिंपल भी रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली यू शुड नो
कि करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। अनदर थिंग आता है कि अभी तो हमने देख लिया बैकग्राउंड हो गया, मीडियम हो गया, लैंग्वेज तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। लैंग्वेज मेरा मराठी था 10th तक, 11 12 में कैसे तो भी इंग्लिश मतलब जो जितना लगता था उतना किया। कॉलेज में भी मराठी लैंग्वेज चलता था। कभी इतना प्रैक्टिस भी नहीं था कि मैं 2 मिनट आके सामने आके पूरा इंग्लिश में बोल सकूँ, इतना भी प्रैक्टिस ठीक से नहीं था। बहुत सारे इंटरव्यू महाराष्ट्र में मराठी हिंदी में ही हो जाते थे, तो इतना कोई प्रैक्टिस नहीं था। लेकिन कॉन्फिडेंस आता है, अगर आप स्टडी करोगे सीरियसली तो कॉन्फिडेंस आता है और आप सब कर पाओगे। जो मेरे गांव में से मैं जहाँ से आया हूँ, तो वहाँ पे लोगों को आईएएस समझ में नहीं आता है। आईएएस क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उन्हें समझ में नहीं आता। मैं जब बोलता हूँ कि मैं आईएएस हुआ है, तो वो बोलते हैं सर और मेहनत कर लेते हैं तो तलाटी हो जाते हैं। तलाटी माने कि हमारा पटवारी विटवारी, तो उन्हें लगता है पटवारी हाईएस्ट पोस्ट है। तो उन्हें कलेक्टर बोलने से उन्हें समझ में आता है कि कलेक्टर कुछ तो भी होता है। तो इस टाइप का ही रहता है। तो आप कौन से बैकग्राउंड से कहाँ से आए, इट डजेंट मैटर। और ये होने के बाद आता है बाकी थिंग आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें। ये इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप मतलब कितने कंफर्टेबल है। अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर 10वीं से स्टार्ट करें, 12th से स्टार्ट करें। तो मेरा तो मानना है सेकेंड ईयर ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर ऑफ आपका जो भी डिग्री होगा, उसमें सेकेंड ईयर से आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, फुल प्लेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। उसके पहले आप जो यूपीएससी से रिलेटेड है, कुछ एस्पिरेशनल वीडियो हो गए या कोई जो हमारे हिस्टोरिक फिगर्स होते हैं उनके बारे में कुछ वीडियो होगा, वैसे वीडियो देखिए। ये यूपीएससी से रिलेटेड रहेंगे, मतलब कोई हमारा हिस्टोरिकल बुक्स हो गया अच्छे खासे, महात्मा गांधी है या कोई हमारे आइडल्स है, इनके बारे में पढ़ के रखना होता है। और फुल फ्लेज प्रिपरेशन जब स्टार्ट करोगे तो बेसिकली आप जो मैंने यूपीएससी के वीडियो अलग अलग, जैसे मैंने रेफर किया था फर्स्ट कि प्रधानमंत्री सीरीज है यूट्यूब पे, उसमें समझ में आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या डिसीजन हुए और पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाता है। देन सेकंड थिंग आता है कि एक संविधान करके सीरीज है। तो संविधान सीरीज में संविधान हमारा कैसे निर्माण हुआ, उसमें क्या क्या डिबेट्स हुए, वो सब अच्छे से दिया है। तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक्चुअली आज का मेरा टॉपिक था सक्सेस स्टोरी, लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में एक बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस किसकी वजह से मिलता है, व्हाट इज द सक्सेस। तो मेरा एक मानना है, पहले भी मैं ये मानता था कि वन एग्जामिनेशन और एनी ब्लडी एग्जामिनेशन कांट डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल यू आर। कि कौन सा भी एग्जामिनेशन रहने दीजिए ज़िंदगी में, यूपीएससी 10th 12th या कुछ भी, इट कांट डिटरमाइन योर सक्सेस। सक्सेस कब होता है, जब आपने जो माइंड में चाहा था, आपने ड्रीम रखा था कि मैं एग्जामिनेशन क्यों दे रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, अगर वो आप हासिल करते हैं तो वो सक्सेस होता है। और सक्सेस कैसे, सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, तो जो फेलियर मिलता है ज़िंदगी में उससे हम कितना सीखते हैं, कितना परसेंट हम उससे लर्न करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कि बहुत बार ये होते हैं कि बहुत लोग जब फेल होते हैं तब जस्टिफिकेशन देते हैं, तो वो एटीट्यूड छोड़ दो। जस्टिफिकेशन देने से अच्छा है उसके रीजन ढूंढो कि वाई मैं फेल हुआ, क्यों फेल हुआ है। अगर आप ये रीजन ढूंढोगे और आपको खुद को पता है, आपको सिर्फ खुद को पता है कि आप क्यों फेल हुए, आपको ये सब पता होगा और आप उस पर वर्क करोगे और उस पर फोकस करोगे, एट दैट टाइम यू विल गेट द सक्सेस, अदरवाइज यू वोंट गेट अ सक्सेस। देन सेकंड थिंग होता है कि सक्सेस तो मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे लोगों को यूपीएससी नहीं होगा तो स्टेट पीसीएस में मिल जाता है, कोई अलग जगह पे सक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये सक्सेस रहता है वो बहुत सारे लोगों के, मतलब वो बोलते हैं ना कि वो दिमाग में चला जाता है, नहीं तो ऐसे उनको अलग ही लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं अलग हो गया। इट इज़ नॉट अ थिंग। एट द लास्ट यू हैव टू पे बैक टू योर सोसाइटी। आपको अपने सोसाइटी को जहाँ से आए वहाँ पे रिटर्न देना है, और वो डैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली एग्जामिनेशन पास होना, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट अ लाइफ। उसके बाद तो जर्नी चालू होते हैं, और उस जर्नी में आप कितना दे पाते हो, आप अपने सोसाइटी को या अपने जो
पोस्ट होगी उस हिसाब से आप कितना दे पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द सक्सेस. तो सक्सेस स्टोरी as such everyone has a success story. Every year thousands of students get selected in different examination. Everyone has their own success story. आपको क्या करना है, जो सक्सेस स्टोरी आपसे मिलता जुलता है आपको उससे कुछ कुछ क्वालिटी पिक करना है, और वो क्वालिटी हमारे लाइफ में कैसे लाएंगे, वो गुड हैबिट हम कैसे बनाएंगे, और उस गुड हैबिट के बेसिस पे हम खुद को कैसे ये करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे या खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हम एक करते थे जब पढ़ाई करते थे, सपोज आई एम एट ए ग्राउंड स्टेज, तो आफ्टर 2 months आई शुड बी हियर, आफ्टर 6 months आई शुड बी हियर. दैट इज आवर स्ट्रैटेजी कि हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे जाना है. एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है, तो जो मेहनत है वो थोड़ा थोड़ा रहेगा लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा. देन ये सक्सेसफुल होने में क्या है कि हर एक का मोटिवेशनल स्टोरी है. सक्सेस में एग्जाम में सक्सेसफुल होना मतलब क्या है, यूपीएससी में तो आपको इमोशनल कोएफिशिएंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इमोशनली बहुत स्टेबल होने चाहिए. पता नहीं कि कौन से मोमेंट पे क्या हो जाए, या कोई पेपर आपको बहुत घटिया जाए, या कभी आपको बहुत डिप्रेशन होगा, तो ये चलते रहता है. तो इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है. तो ये क्या होता है यूपीएससी में, एक ग्राफ चलते रहता है, जो कर्व है वो कर्व चलते रहता है हमेशा. कभी आप डिप्रेस होते हैं, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है. तो इसमें क्या है, सक्सेसफुल होने में क्या करना पड़ता है, जब आप डिप्रेस होते हैं तब आपके जो नज़दीकी लोग हैं या आपको जो सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे प्रेरित होइए, उनसे मोटिवेट होइए और आगे बढ़ते रहना है. एट दैट टाइम यू विल गेट ए सक्सेस. और यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है, इट इज़ अ रियल टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है कि आप कैसे खुद को संभालते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं. दैट इज द यूपीएससी एग्जाम. तो जब मैं मेरे जर्नी के तरफ देखता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि इट इज़ ऑर्डिनरी जर्नी, कि इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसे कि बहुत मैंने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं. लेकिन एट दैट टाइम अदर पर्सन लुक आफ्टर दिस, कि मेरी जर्नी के बारे में जब वो जानते हैं तो वो बोलते हैं कि इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी. तो आपको भी ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि आपका जर्नी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे. अब मैं जिस तहसील से आया हूँ महाराष्ट्र में, उसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस आई एम द फर्स्ट आईएएस इन दैट तहसील, आई एम द फर्स्ट आईएएस इन माई कम्युनिटी. तो ये बहुत सारे लड़कों को या जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हो गए उन्हें मोटिवेट करता है. वो अलग अलग जो हमारे फील्ड से उसमें जाके आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ तो भी कर कर पाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि गिव योर 100%, नेवर गेट demotivated due to the various issue like background, I don't know English, I can't express myself in English. इससे कभी डिप्रेशन नहीं होना है. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड डू स्मार्टली, कि एवरीथिंग यू हैव टू डू स्मार्टली. एक दिन सक्सेस हर एक को आने वाला है, आज नहीं तो कल आने वाला है. यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी, मतलब आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. देन जर्नी तो सबका चलते रहता है ऐसे. देन बहुत सारे अलग अलग इशू आते हैं आईएएस का एग्जामिनेशन में. बहुत सारे अलग अलग इशू आते हैं कि जैसे मैं एक ये सक्सेस जर्नी छोड़ के आपको एक इशू बताता है कि क्या होता है जब लास्ट 7 days आते हैं, प्रीलिम्स के नज़दीक आते हैं या मेंस के नज़दीक, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे. मेरा इस साल कुछ होगा या नहीं होगा, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी, ये छोड़ के चले जाएगी, ये छोड़ के चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं मन में. तो अल्टीमेटली दैट 7 days दैट इज़ द बैटल ऑफ महाभारत, कि हमारा महाभारत का बैटल चालू रहता है. हमारे अन्य के जो पांडव और कौरव है उनका बैटल चलते रहता है, और जिसमें जो सक्सेसफुल होगा दैट विल बी योर रिजल्ट. तो उस 7 दिन में आपको मोटिवेटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग. और ऐसे एक मेरा एक सक्सेस जर्नी है. तो आई थिंक यू ऑल गेट मोटिवेटेड बाय माई स्टोरी, आई थिंक सो. और मेरे स्टोरी में मैं एक बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट अ सक्सेस ऑफ माई सेल्फ, ये मेरे पूरे गांव का सक्सेस है, मेरे कम्युनिटी का सक्सेस है, मेरे फैमिली का सक्सेस है. क्यों? कि मैंने जितने सैक्रिफाइसेस किए उससे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस मेरे फैमिली ने किए, मेरे मम्मी पापा ने किए हैं. उनके बहुत सारे जो ड्रीम्स थे वो छोड़ दिए. बच्चे को अच्छा पढ़ाना है इसलिए वो गांव में घर, खुद का घर छोड़ के रेंट के घर में रहने लगे.
जो शहर में घर था वहाँ पे रेंट के घर में रखे। देन मेरे ब्रदर का एक सक्सेस है क्योंकि उसने उसका ड्रीम पोस्टपोन कर दिया और मेरे लिए वो जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद उसने भी उसका ड्रीम अचीव किया और ऑल इंडिया रैंक 33 लाया उसने आईएएस के एग्जामिनेशन में। देन इट इज़ अ सक्सेस ऑफ माई सिस्टर एंड माई जो जीजाजी होते हैं उनका सक्सेस है। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए। एक्चुअली क्या होता था, बर्थडे पे गिफ्ट मांगता था तो गिफ्ट नहीं देते थे, वो बोलते थे तुझे जितने बुक्स चाहिए वो खरीद के देंगे। दैट द सक्सेस ऑफ द मेरे फ्रेंड्स का सक्सेस है कि बहुत बार खुद लगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह तो उन्होंने प्रोवाइड किया है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द देन इट इज़ द सक्सेस ऑफ माई टीचर कि जो हमेशा मोटिवेट करते रहे। इन सब का एक सक्सेस है। इसमें मैंने सिर्फ एक करता था, वो करते गया और कुछ हासिल कर लिया। तो सक्सेस है आपका अकेले का नहीं होता, बहुत सारे लोगों का होता है। और इतना बोल के मैं बोलता हूँ कि आप जो भी एग्जामिनेशन दोगे और जो भी आप पाथ चुनोगे लाइफ में उसमें आपको बेस्ट करना है एंड हमेशा एक्सलेंस का परस्यूट कीजिए और कभी फल की अपेक्षा नहीं करना है। जो भी करना है आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100% एवरी टाइम। दैट इज अ मंत्र ऑफ सक्सेस। थैंक यू।